हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज एक खुशखबरी लेके आया हूँ। वो खुशखबरी क्या है कि जिन बच्चों को आईबीपीएस एएफओ प्री का एडमिट कार्ड के लिए वेट था, कि इंतजार था कि सर कब आएगा, कब होगा एग्जाम। डेट तो सबको पता थी कि 28 से 30 दिसंबर के बीच में होगा। ठीक ठीक है। तो क्या हुआ कि आज उसके प्री के आईबीपीएस एएफओ या आईएसओ के प्री के एडमिट कार्ड आउट हो गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिन जिन स्टूडेंटों ने आईबीपीएस एएफओ या आईएसओ का फॉर्म भरा हो, तो अपने एडमिट कार्ड क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाना और वहां से अपने एडमिट कार्ड को चेक कर सकते हैं और उसमें अपना जानकारी चेक कर सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पे है। ठीक है। और आपका टाइमिंग क्या है, आपका कितने बजे से एग्जाम है, उसको अच्छे से चेक कर लें। ठीक है। तो आज फिर मैं आपके लिए एक जनरल एग्रीकल्चर के एमसीक्यू लेके आया हूँ। क्लास नंबर कितनी है, 10। जो भी एमसीक्यू लाता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो आईबीपीएस एएफओ वाले भी स्टूडेंट और जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशंस करते हैं उनके लिए भी क्या है, यह हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। सो देखते हैं आज के हम क्वेश्चनों को, कौन कौन से क्वेश्चंस है। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। और देखो आज हमारी कौन सी क्लास है। आज हमारी 10 क्लास है, एमसीक्यू की जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू की 10 क्लास है। ठीक है। आपको भी पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है। और जिस तरह पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है। तो जो 10 क्लास है, इसके जो 9th वीडियो हैं, पुराने वीडियो हैं, तो आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चंस क्या है। और ये जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी एक स्टूडेंट है एग्जाम की कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहा है, ठीक है, इन ऑब्जेक्टों को, क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलें। ठीक है। ताकि आप यदि एग्जाम देने कहीं जाते हैं तो एक एक बार इन क्वेश्चनों पे नजर डाल लें और आप एग्जाम देने जाएं। देखना आपका एग्जाम बहुत बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस को। आपका आज का क्वेश्चंस कौन सा है, देखते हैं। पहला क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। विच वन इज रोंग स्टेटमेंट। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कह रहा है कि ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से एक स्टेटमेंट रोंग है। वह स्टेटमेंट कौन सा है? विच वन इज रोंग स्टेटमेंट। इन चारों स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट रोंग है, वह कौन सा है? देखते हैं। पहला, क्या फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न टिलेज किसको कहते हैं? जेंथ्रोटूल को कहते हैं क्या? दूसरा, फादर ऑफ जीरो टिलेज किसको? जिम मास्कुचेन को कहते हैं क्या? तीसरा, फादर ऑफ मिनिमम टिलेज एच फॉकनर को कहते हैं क्या? लास्ट है हमारा, फादर ऑफ मैनूरिंग अथ मैनूरिंग किसको कहते हैं? रोडोल्फ स्टेनर को कहते हैं क्या? तो बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। बात करते हैं हम पहले फादर ऑफ मॉडर्न टेलेज की। तो किसको कहा जाता है? जेंथ्रोटूल को कहा जाता है, भू परिष्करण का आधुनिक पिता। यदि ऐसा भी पूछता है टीलेज का पिता किसे कहते हैं, तो भी जेंथ्रोटूल है। यदि मॉडर्न टीलेज ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न टीलेज भी पूछा जाता है, तो वो भी क्या है? जेंथ्रोटूल है। जेंथ्रोटूल के बारे में बात करें तो जेंथ्रोटूल कहाँ के रहने वाले थे? जेंथ्रोटूल ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या था? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री था। ठीक है। और भी इन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। बात करते हैं दूसरे की। फादर ऑफ जीरो टीलेज जिम मास्कुचेन को कहा जाता है, तो यस, जिम मास्कुचेन को फादर ऑफ जीरो टीलेज कहा जाता है। जबकि जीरो टीलेज शब्द किसने दिया था? जेंथ्रो टूल ने दिया था। जीरो टीलेज शब्द जेंथ्रो टूल ने दिया था। जबकि फादर ऑफ जीरो टीलेज किसको कहा जाता है? जिम मास्कुचेन को कहा जाता है। या
और एक नाम लिख के आता है, वो कह रहा क्या रहता है, जीबी ट्रिपलेट। जीबी ट्रिपलेट, जिम मास्कू चेन या जीबी ट्रिपलेट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फादर ऑफ जीरो टीलेज कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले ऑप्शंस की। अगला ऑप्शंस क्या है, फादर ऑफ मिनिमम टीलेज किसको कहा जाता है, ई एच फोकनर को कहा जाता है। तो यह भी क्या है, इसका राइट आंसर है। बचा लास्ट, फादर ऑफ मैन्यूरिंग किसको, रोडाल्फ स्टेनर को कहा जाता है। तो यह है इसका स्टेटमेंट गलत। तो लास्ट का कौन सा, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो डी स्टेटमेंट हमारा, डी नंबर का ऑप्शन का स्टेटमेंट क्या है, गलत है, जिसे रोडोल्फ स्टेनर कहते हैं। देखते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो रोडोल्फ स्टेनर क्या है, ठीक है, बिल्कुल चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो रोडोल्फ स्टेनर क्या है, ये बायोडायनामिक फार्मिंग के फादर कहे जाते हैं। बायोडायनामिक खेती के क्या कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। जैव, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, जैव गतिशील खेती के फादर कहते हैं। किसके, जैव गतिशील बायोडायनामिक खेती के फादर कहा जाता है। किसको, रोडोल्फ स्टेनर को। फिर बात करते हैं फादर ऑफ मैन्यूरिंग के किसको कहते हैं, तो फादर ऑफ मैन्यूरिंग या फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो, फादर ऑफ मैन्यूरिंग या फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग किसको कहा जाता है, तो सर अल्बर्ट हवार्ड को कहा जाता है। किसको, सर अल्बर्ट हवार्ड को कहा जाता है। जबकि रोडाल्फ स्टेनर क्या हैं, ये जैव गतिशील खेती के फादर कहलाते हैं या बायोडायनामिक खेती के फादर कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी, जो क्या था, स्टेटमेंट गलत था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, स्टार बना के इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विवी पेरी, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, बीबी पेरी इज ऑब्जर्व्ड इन, जो बीबी पेरी होती है वह कौन से फ्रूट में देखने को मिलती है। क्या गुआवा में देखने को मिलती है, क्या जैक फ्रूट में देखने को मिलती है, क्या बेर में देखने को मिलती है, या बेल में देखने को मिलती है। पहले तो बात कर लेते हैं हम बीबी पेरी की, कि बीबी पेरी होता क्या है, ठीक है। तो बीबी पैरी देखो क्या होता है, कि जो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर जो सीड रहते हैं, वो सीड क्या होने लगते हैं, जर्मिनेट होने लगते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, बीबी पैरी कहते हैं। समझ में आया, नहीं आया, सुनो। बीबी पैरी होता क्या है, जब फ्रूट के अंदर ही, जैसे कोई फ्रूट है उसके अंदर सीड है, उसके अंदर ही क्या होते हैं, सीड जर्मिनेट होने लगते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, बीबी पैरी कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब देखते हैं कि बीबी पैरी का कौन सा एग्जाम्पल्स है। जो बीबी पेरी होते हैं वो हेलोफाइट्स, जो हेलोफाइट्स हमारे प्लांट होते हैं उसमें देखने को मिलता है। किसमें, हेलोफाइट, ठीक है। तो बीबी पेरी क्या होता है, जब फ्रूट्स के अंदर ही सीड जर्मिनेट होने लगते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, बीबी पेरी कहते हैं। बीबी पेरी का एग्जाम्पल्स कौन सा है, क्या गुआवा है, जैक फ्रूट है, बेर है, या बेल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। देखते हैं और इसके एग्जाम्पल्स लिख लो जो पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, टोमेटो लिख लो, स्ट्रॉबेरी लिख लो, सिट्रस लिख लो,
बस ईटीसी। ठीक है, ये 4 नाम लिख लो, एक जैक फ्रूट लिख लो, एक टमाटो लिख लो, एक स्ट्रॉबेरी लिख लो और एक सिट्रस लिख लो। ये 4 एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे क्या होता है, बीबी पेरी देखने को मिलता है। और भी बहुत एग्जांपल्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चारों हैं, लेकिन 4 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लेना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? बीबी पेरी क्या होता है? जब फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट होने लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? बीबी पेरी कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा टीलेज से। ठीक है, जो ट्रैक्टर से है, जो मशीनरी पढ़ते हैं ना, मशीनरी टीलेज में मशीनरी, तो उसी से एक क्वेश्चन है। देखो, प्रेशर्स शुड बी मेंटेन्ड मेंटेन्ड इन रियर टायर ऑफ ट्रैक्टर इज। जो हमारा ट्रैक्टर होता है उसमें जो एयर प्रेशर होता है पिछले टायर में कितना रखा जाता है? ये जो रियर टायर लिखा है इसका हिंदी मीन्स होता है पिछला टायर। ठीक है, पिछला पहिया। जो ट्रैक्टर का पिछला टायर, पिछला पहिया होता है उसमें गैस का प्रेशर कितना मेंटेनेंस रखा जाता है? कितना मेंटेनेंस बैलेंस करके रखा जाता है? पहला 25 से 18 पीएसआई, जिसे पीएसआई को क्या कहते हैं? पाउंड पर इंच। क्या बोलते हैं? पाउंड पर इंच। पहला ऑप्शन क्या है? 25 से 18 पीएसआई। दूसरा 18 से 20 पीएसआई। तीसरा 40 से 50 पीएसआई। लास्ट डी 60 से 80 पीएसआई। बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, जो टायर, जो पिछला टायर होता है ट्रैक्टर का, उसमें गैस का या एयर का प्रेशर कितना रखा जाता है? देखो, आप क्या कहोगे कि सर जो ट्रैक्टर है उसका पिछला टायर बड़ा होता है, पिछला टायर बड़ा है तो उसमें हवा का प्रेशर भी ज्यादा रखेंगे, और सर जो आगे का टायर होता है वह क्या होता है? छोटा होता है, और छोटा होता है तो उसमें एयर का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। लेकिन यह पूर्ण रूप से गलत है। क्यों? क्योंकि देखने से ना जाओ। ठीक है, तो क्या होता है कि देखो, जो बड़ा टायर है उसमें एयर का प्रेशर कम होता है, तो जो पिछला टायर है क्या होगा? उसमें एयर प्रेशर कम होगा। जो अगला टायर होता है वो छोटा होता है, उसमें एयर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखते हैं 25 से 28 पीएसआई पाउंड पर इंच किस में देखने को मिलता है? अगले टायर में देखने को मिलता है। किसमें? अगले टायर में। ठीक है, जो अगला पहिया ट्रैक्टर का होता है उसमें 25 से 28 पाउंड पर इंच एयर प्रेशर देखने को मिलता है। कभी कभी कितना हो जाता है? 30 पीसीआई, 30 पाउंड पर इंच भी हो सकता है, लेकिन 30 पीएसआई से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, कितना हो सकता है? 30 पीसीआई भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा प्रेशर नहीं हो सकता। ठीक है, बात करते हैं 18 से 20 पीसीआई की, तो जो पिछला टायर होता है उसका प्रेशर कितना रखा जाता है एयर का? 18 से 20 पाउंड पर इंच रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ग्रीन ग्रास रूट रेवोल्यूशंस इज रिलेटेड टू। जो ग्रीन ग्रास है, हरित हरित ग्रास हरित ग्रास है, उसका रूट रेवोल्यूशंस क्या होता है? जो ग्रीन ग्रास रूट है उसका रेवोल्यूशंस इज रिलेटेड टू। जो ग्रीन ग्रास रूट है वो किस रेवोल्यूशन से रिलेटेड है? जो हमारी ग्रीन ग्रास है, ठीक है, वो ग्रीन ग्रास रूट है, वो कौन से रेवोल्यूशंस, क्रांति से रिलेटेड है? पहला
एसआरआई पैडी से है, दूसरा हनी बी से है, तीसरा सोलर एनर्जी से है, चौथा फिश प्रोडक्शन से है। जो हमारी ग्रीन ग्रास रेवोल्यूशंस होता है, सॉरी, ग्रीन ग्रास रूट रेवोल्यूशंस होता है, वह किससे रिलेटेड है? एसआरआई पैडी से, हनी बी से, सोलर एनर्जी से या फिश प्रोडक्शन से होता है। तो देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। जो ग्रीन ग्रास रूट रेवोल्यूशंस है, वह किससे रिलेटेड है? हमारा किससे? एस आर आई पैडी से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, स्टार बना के लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पेस्टिसाइड कंजप्शन पोजीशन इन अ वर्ल्ड, विश्व में पेस्टिसाइड के उपयोगिता के आधार पर एक क्रम है। क्या है? पेस्टिसाइड कंजप्शन पोजीशन इन वर्ल्ड, विश्व में पेस्टिसाइड उपयोगिता का एक क्रम है। क्या है वो क्रम? पहले हर्बिसाइड यूज किया जाता है, फिर उसके बाद इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, फिर उसके बाद फंगिसाइड यूज किया जाता है। क्या यह है? दूसरा, क्या सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड विश्व में यूज किया जाता है, दूसरे नंबर पे फंगिसाइड यूज किया जाता है, या तीसरे नंबर पे हर्बिसाइड यूज किया जाता है? दूसरा। तीसरा, क्या सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड विश्व में यूज किया जाता है, उसके बाद हर्बिसाइड यूज किया जाता है, उसके बाद फंगिसाइड यूज किया जाता है, या ऑल ऑफ दीज सभी यूज किए जाते हैं? पहला क्या है? हर्बिसाइड, सबसे ज्यादा हर्बिसाइड यूज किया जाता है, दूसरे नंबर पे इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, या तीसरे नंबर पे फंगिसाइड यूज किया जाता है? तो बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम पहले क्वेश्चंस को। हमारा पेस्टिसाइड होता क्या है? देखो, पहले कोई चीज पढ़ो तो उसका क्या होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो पेस्टिसाइड होता क्या है? पेस्ट को किल करने के लिए जिस केमिकल का यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस पेस्ट को किल करने के लिए केमिकल का यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर पेस्ट क्या होता है? अब आप पूछोगे कि सर पेस्ट क्या होता है? तो सुनो, पेस्ट क्या है? कोई भी जीव जो हमारी फसलों को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? पेस्ट कहलाते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? उसमें हम भी हो सकते हैं, उसमें इंसेक्ट भी हो सकता है, उसमें पशु भी हो सकते हैं, उसमें पक्षी भी हो सकते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। कोई भी जीव हो जो हमारी क्या करता है? फसलों को नुकसान पहुंचाता है, वो क्या कहलाते हैं? पेस्ट कहलाते हैं। अब पेस्ट को मारने के लिए जिस केमिकल का यूज किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा। देखो, जो हमारी फसलें हैं, फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? ठीक, ये पॉइंट बना के लिख लेना कि देखो, फसलों को हमारी सबसे ज्यादा किससे नुकसान होता है? तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है खरपतवारों से। कितना? 33%। सबसे ज्यादा किससे नुकसान होता है? सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान होता है खरपतवारों से, बीड से। कितना होता है? 33% होता है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा नुकसान जो दूसरे नंबर पर होता है, वह किससे होता है? पेस्ट या इंसेक्ट से होता है। कितना होता है?
27% होता है। कितना? 27%, जो 2 भागों में डिवाइड होता है 20 प्लस 7%। ठीक है? 20 क्या रहता है? 20 आपका रहता है फील्ड फील्ड पेस्ट। क्या-क्या रहता है? फील्ड पेस्ट। और जो 7 रहता है, वो रहता है हमारा स्टोरेज पेस्ट। ठीक है? जो हमारा 20% कितना? जो 20% है, वो क्या रहता है? फील्ड पेस्ट के द्वारा नुकसान होता है। और जो हमारा 7% है, ये 7% कितना रहता है? लगभग 6.85%। कितना रहता है? अरे यार! कितना होता है? 6.58% होता है। कितना होता है? 6.58% होता है। तो जो हमारा पेस्ट इंसेक्ट के द्वारा कितना नुकसान होता है क्रॉप को? 27% होता है। वीड खरपतवारों के द्वारा कितना होता है? 33% होता है। और किसके द्वारा? डिसीज के द्वारा, डिसीज के द्वारा फसलों को कितना नुकसान होता है? तो 26% नुकसान होता है। अब आपसे कोई पूछे कि फसल को सबसे ज्यादा नुकसान कौन करता है? तो खरपतवारों से होता है। कितना होता है? 33% होता है। फिर पेस्ट या इंसेक्ट से कितना होता है? 27% होता है। उसमें फील्ड फील्ड पेस्ट से कितना होता है? 20% होता है। 7% हमारे स्टोरेज भंडारण के समय पेस्ट से होता है। जो डिसीज है उससे हमें कितना नुकसान होता है? तो कितना होता है? 26% होता है। अब देखो इसमें पेस्टिसाइड में है क्या? जो विश्व के लोग हैं, तो बताओ सबसे ज्यादा नुकसान किससे है? आप कहोगे सर खरपतवारों से है। आप ही ने तो अभी बताया कि 33% होता है। तो विश्व के लोग इसमें जागरूक हैं। तो सबसे ज्यादा किसका यूज करेंगे? हर्बिसाइड का यूज करेंगे। हर्बिसाइड क्या होता है? विभिन्न प्रकार के शाकनाशियों को मारने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उसे हर्बिसाइड्स कहते हैं। या विभिन्न प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जिसका यूज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? हर्बिसाइड्स कहते हैं। विभिन्न प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जिसका यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हर्बिसाइड्स कहते हैं। तो क्या है सबसे ज्यादा नुकसान किससे हो रहा है हमें? बीड से हो रहा है, खरपतवारों से। तो खरपतवारों को मारने के लिए क्या यूज करेंगे? हर्बिसाइड यूज करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम किसका यूज करेंगे? इंसेक्टिसाइड का यूज करेंगे। उसके बाद डिसीजों को नष्ट करने के लिए हम फंगिसाइड का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो गया हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अब बात कर लेते हैं। ये तो बात हो रही है वर्ल्ड की, विश्व की। हमारे देश में क्या करते हैं? हमारे देश के किसान क्या हैं? ऑपोजिट कार्य करते हैं। क्या? उल्टा काम करते हैं कि जिससे ज्यादा नुकसान हो रहा है उसको मारने के लिए केमिकल का यूज नहीं करते। जिससे नुकसान कम हो रहा है उसका ज्यादा यूज करते हैं। वह कौन सा क्रम है? देखो, तो हमारे देश में सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड यूज होता है। दूसरे नंबर पे क्या यूज करते हैं? हर्बिसाइड यूज करते हैं। उसके बाद फंगिसाइड यूज करते हैं। तो ये कौन सा क्रम है? ये क्रम है हमारे इंडिया का। जो पेस्ट कंजप्शंस का वो है, क्या है? पेस्ट कंजप्शन पोजीशंस इंडिया की है। तो वो क्या है? पहले इंसेक्टिसाइड है। ठीक है? उसके बाद क्या है? हर्बिसाइड्स है। उसके बाद फंगिसाइड्स है। ये बात हो गई इंडिया की और ये बात हो गई वर्ल्ड की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। ठीक है? ए है। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? बच्चा रटने की कोशिश करता है। देखो, तुम्हें एक क्रम है, कुछ दिनों तक याद रहेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, सबको भूल जाता है। ठीक है? तो इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखो, तो जो वर्ल्ड का है उसको याद कर लो कैसे? ऑल इंडिया वर्ड्स लिख लेना। ऑल इंडिया। ठीक है? उसी के सामने लिख लेना ऑल इंडिया। क्या लिख लेना? ऑल इंडिया। तो देखो, ऑल वर्ड्स अलग है ना? ऑल वर्ड्स अलग है और इंडिया वर्ड्स अलग है। क्या है? ऑल वर्ड्स अलग है और इंडिया वर्ड्स अलग है। यदि इंडिया को मैं
देखो दूसरे नंबर पे आता है, आल हमारा पहले नंबर पे आता है। यस या नो? आल हमारा क्या है वर्ड्स पहले नंबर पे है, जबकि इंडिया क्या है दूसरे नंबर पर है। तो इस तरह याद कर सकते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया मतलब इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड दूसरे नंबर पर होगा, वह क्वेश्चन हमारा राइट होगा। ये तीनों क्रम ही तुमको मिलेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। फंगीसाइड देखो लास्ट में होगा ही। ये दो शब्द भर तुम्हें डिफरेंस देंगे, अंतर देंगे, डाउट देंगे, उनको भर ध्यान रखना है। तो ऑल इंडिया लिख लोगे तो इंडिया दूसरे नंबर पे आता है, मतलब इंसेक्टिसाइड दूसरे नंबर पे आएगा। पहले नंबर पे क्या आएगा, हर्बिसाइड्स आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, फंगीसाइड्स आ जाएगा। अब ये तो बात हो गई वर्ल्ड के याद करने की। अब इंडिया को कैसे याद करें सर? तो इंडिया को इंडिया भर लिख लो, ठीक है। क्या कर सकते हो, इंडिया को केवल इंडिया भर लिख लो। कैसे? देखो, ऑल इंडिया मतलब पूरे विश्व का ऑल इंडिया। अब यहाँ बात क्या हो रही है, यहाँ बात हो रही है केवल इंडिया की। किसकी बात हो रही है? केवल इंडिया की। तो इंडिया इसमें पहले आ रहा है, तो इंसेक्टिसाइड पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद हर्बिसाइड दूसरे नंबर पर, उसके बाद फंगीसाइड्स तीसरे नंबर पर आएगा। इस तरह इसको याद कर सकते हैं। आपको भी पता है क्या है कि हमारी क्लास में रटना मना है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि देखो यह क्लास क्या है, फ्री क्लास चल रही है। ठीक है, फ्री क्लास चल रही है, आपके लिए भी यूजफुल हो जाए, आपके दोस्तों के लिए भी यूजफुल हो जाए। ठीक है, तो वो भी उसका भी भला हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या है? लीडिंग स्टेट इन वेजिटेबल प्रोडक्शंस। वेजिटेबल के प्रोडक्शंस में प्रथम राज्य है। जो वेजिटेबल है, वेजिटेबल के प्रोडक्शंस में प्रथम राज्य है। वेजिटेबल के प्रोडक्शंस में प्रथम राज्य कौन सा है? देखते हैं। क्या पहला वेस्ट बंगाल है, दूसरा यूपी है, तीसरा आंध्र प्रदेश है, या चौथा नन है? देखो पुराने डाटा में क्या था, पुराने डाटा में था कि वेजिटेबल्स सब्जी उत्पादन में प्रथम राज्य भारत में कौन सा था? पहले हमारा वेस्ट बंगाल था, जो पुरानी बुकों में डाटा दिया हुआ है। तो उसको चेंज कर लेना, क्योंकि इस वर्ष नया डाटा आया हुआ है। तो नया डाटा में क्या है कि लीडिंग स्टेट इन वेजिटेबल प्रोडक्शंस, प्रोडक्शंस के आधार पर उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जो सब्जी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। वेस्ट बंगाल क्या है? तो सर वेस्ट बंगाल एरिया के आधार पर है, एरिया के आधार पर पहले नंबर पर है। क्या है? एरिया के आधार पर पहले नंबर पर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश बचा हुआ है, तो आंध्र प्रदेश क्या है? फ्रूट के प्रोडक्शंस में प्रथम स्थान पर है। किसके उत्पादन पर? फ्रूट के प्रोडक्शंस पर। तो आंध्र प्रदेश किसके उत्पादन पर है? फ्रूट के प्रोडक्शंस के आधार पर प्रथम स्थान पर है। यदि एरिया की बात करें, फ्रूट के एरिया के आधार पर बात करें, तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। क्या है? प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, राइस हार्वेस्टिंग इंडेक्स, राइस इज हार्वेस्टिंग इंडेक्स, जो राइस का हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है? जो राइस क्रॉप है, राइस क्रॉप यानी चावल है, उसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है? बताओ कि जो राइस है उसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है? ठीक है, तो देखो, क्या उसका 40% होता है, क्या उसका 70% होता है, क्या 50% होता है, या 30% होता है? तो पहले बात कर लेते हैं हम हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है? हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है?
ठीक। हार्वेस्टिंग इंडेक्स बराबर इकोनॉमिक वैल्यू बटे बायोलॉजिकल यील्ड, आर्थिक उपज बटे जैविक उपज। क्या बोलते हैं? आर्थिक आर्थिक उपज बटे जैविक उपज। ठीक, यही होता है ना हार्वेस्टिंग इंडेक्स का। यदि हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या पूछे, हार्वेस्टिंग इंडेक्स परसेंटेज पूछे, तो क्या करना है कि इसी के साथ 100 का गुणा कर देना है। इकोनॉमिक वैल्यू बटे बायोलॉजिकल यील्ड क्या होगी? वाई होगी, सॉरी, यील्ड की। ठीक है, बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100। ठीक है, आर्थिक उपज बटे जैविक उपज, इकोनॉमिक आर्थिक उपज यील्ड होगी यार, क्या गलती हो रही है। इकोनॉमिक यील्ड बटे बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100। ठीक है, इकोनॉमिक यील्ड इकोनॉमिक यील्ड बटे बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100। ठीक है, इंटू क्या होता है? इंटू 100 होता है। तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स का सूत्र बहुत पूछा जाता है कि क्या होता है? आर्थिक उपज बटे जैविक उपज। यह क्या होता है? हार्वेस्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। यदि हार्वेस्टिंग इंडेक्स परसेंटेज की बात करें तो क्या होता है? आर्थिक उपज बटे जैविक उपज इंटू 100, इकोनॉमिक यील्ड बटे बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100 होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स शब्द दिया किसने था। जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स शब्द है, किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो इसको किसने दिया था? डोनाल्ड नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? डोनाल्ड नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसने दिया था? डोनाल्ड ने दिया था। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की कि राइस का हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना होता है। ठीक, तो देखो, राइस का हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना होता है? पहले बात करते हैं 40%। 40% कितना होता, किसका होता है? जितनी भी सीरियल्स होती हैं, क्या होती हैं? जितनी भी सीरियल क्रॉप्स होती हैं, चाहे आपका व्हीट हो, चाहे बार्ले हो, चाहे जो भी हो। ठीक है, जितनी भी सीरियल क्रॉप्स होती हैं, वह क्या हो, उनका हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना होता है? 40 होता है। जितनी भी सीरियल क्रॉप्स होती हैं, सारी की सारी सीरियल क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं तो सर 50 किसका होता है? तो 50 होता है हमारा हार्वेस्टिंग इंडेक्स केवल राइस का। किसका होता है? केवल राइस का 50% हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है। अब 30% सर किसका होता है? 30% हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है हमारा किसका? पल्स क्रोप का। किसका? पल्स क्रोप का। ठीक, प्लस ओल क्रोप का, प्लस किसका? कॉटन का होता है। ठीक, किसका किसका होता है सर? पल्स क्रोप, जितनी भी पल्स क्रोप हैं उसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना होता है? 30% होता है। ओल क्रोप का कितना होता है? 30% होता है। जो कॉटन है उसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना होता है? 30 होता है। स्टार बना के लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, 27% किसका होता है? तो 27% हार्वेस्टिंग इंडेक्स शुगर केन का होता है। किसका? शुगर केन का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी। क्या है? बी। और भी कुछ बात करते हैं, देखो कि सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसका होता है? क्या बताओगे क्या? देखो, सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसका होता है? तो सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स हमारे अरहर का होता है। किसका होता है?
अराहर का होता है, जिसे क्या बोलते हैं? केजेनस कजान, जिसमें कितना होता है? 19% होता है। सबसे कम पूछा जाए कि सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसका होता है, तो किसका होता है? अराहर का होता है। कितना होता है? 19% होता है। अब आपसे पूछा जाता है, ये तो कम की बात हो गई, ठीक है? किसकी बात? कम की बात। यदि पूछता है सबसे अधिक, सबसे अधिक हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसका होता है? ठीक है? तो सबसे अधिक हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है हमारा पोटैटो का और कैरट का। किसका? पोटैटो का और कैरट का। कितना होता है सर? इसका 80% होता है। कितना होता है? 80% होता है। कितना होता है? 80% होता है। सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसका होता है? अरहर का होता है, 19% होता है। सबसे अधिक हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसका होता है? पोटैटो एंड कैरट का होता है। कितना होता है? 80% होता है। कितना होता है? 80% होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। देखो एक क्वेश्चंस में हमने कितने क्वेश्चंस की डिस्कस किए, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हो गए होंगे। ठीक है, इस तरह पढ़ो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस है हमारा, देखो कुछ लोग बच्चे कहते हैं कमेंट में, देखो कि हिंदी से लाओ। आज मैं हिंदी से नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं नहीं था। ठीक है, तो मैं कल से फिर वही हिंदी से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, कंटिन्यू करूंगा। तो देखते हैं, तो आज का क्वेश्चंस क्या है? फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशंस। मतलब निषेचन के बाद भी, पोलिनेशंस के बाद भी, सॉरी, फर्टिलाइजेशंस के बाद भी क्या होता है? फ्लावर ओपन नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं? क्या हर्कोगेमी कहते हैं, या चेज़्मोगेमी कहते हैं, या डायकोगेमी कहते हैं, या क्लस्टोगेमी कहते हैं? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फ्लावर्स डू नॉट ओपन, फ्लावर ओपन नहीं होता है, नहीं होता है। किसके? फर्टिलाइजेशंस के बाद भी, निषेचंस के बाद भी फ्लावर क्या करता है? ओपन नहीं होता है। उसे हम क्या कहते हैं? हर्कोगेमी कहते हैं, चेज़्मोगेमी कहते हैं, या डाइकोगेमी कहते हैं, या क्लस्टोगेमी कहते हैं। देखो ये हर्कोगेमी, चेज़्मोगेमी, डाइकोगेमी एंड क्लस्टोगेमी, जो क्लस्टो, मिस्टेक है यहाँ पे एस लिख लेना, CLEISTO, क्लस्टोगेमी। ठीक है, क्या होता है? क्लस्टोगेमी। ठीक, तो ये दिए हुए हमारे पोलिनेशंस के मैकेनिज्म, सेल पोलिनेशंस और क्रॉस पोलिनेशंस के दोनों के मैकेनिज्म दिए हुए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशंस। फर्टिलाइजेशंस क्या होता है? जिसमें मेल गैमीट एवं फीमेल गैमीट्स का आपस में फ्यूजन होता है, उसी ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि किसी किसी सॉरी, किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन किसमें ओव्यूल तक पहुंचते हैं और उसे फर्टाइल करते हैं, तो उसी ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। यदि इस तरह याद नहीं रखना, तो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूजन करते हैं, उसी ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशंस या निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक पॉइंट की। हर्कोगैमी क्या होता है? ठीक है, तो हर्कोगैमी में क्या होता है कि जो हमारा फ्लावर्स है, वह एंथर को क्या किए रहता है? ढके रहता है। क्या किए रहता है? एंथर को ढके रहता है, जिससे उसके एंथर खुल नहीं पाते हैं, ना उसके पोलन ग्रेन निकल पाते हैं। तो क्या हो जाता? ऐसी क्रिया में उसमें पोलिनेशंस की, सेल पोलिनेशंस नहीं हो पाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? हर्कोगैमी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? तो हर्कोगैमी कौन-कौन सी क्रॉप में देखने को मिलता है? एग्जाम्पल्स पूछता है, लिख लेना, कॉटन एंड लूसर्न। कॉटन, कपास और रिज्का।
कपास और रिच का 2 क्रोपों में क्या देखने को मिलती है? हर्कोगैमी देखने को मिलती है। लूसर्न रिज्का में क्या होता है? जो उसकी स्टिग्मा होती है, उसमें क्या होता है? एक मोम सी परत बन जाती है, मोटी परत बन जाती है, जिससे पोलन ग्रेन यदि स्टिग्मा में पहुँचते भी हैं, तो वह अंदर जनरेट नहीं हो पाते। क्या होता है उनका क्या जन्म न वो सॉरी क्या नहीं हो पाते? जनरेट नहीं हो पाते, ठीक है? तो यदि अंदर उसका क्या नहीं हो पाता, जनरेट नहीं हो पाते, तो उसमें क्या होगा कि सेल पॉलिनेशंस नहीं होगा। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? हर्कोगैमी कहते हैं, जिसमें क्या होता है? पॉलिनेशन की क्रिया नहीं हो पाती है। हर्कोगैमी क्या किस कारक को बढ़ावा देता है? यह क्रॉस पॉलिनेशंस को बढ़ावा देता है। बात करते हैं हम अगला हमारा क्या है? चैजमोगैमी, ठीक है? चैजमोगैमी क्या होता है? चैजमोगैमी वह है कि जिसमें फ्लावर में पॉलिनेशंस हो जाता है, उसके बाद क्या सॉरी निषेचन जिस फ्लावर में फर्टिलाइजेशंस या निषेचन की क्रिया हो जाती है, उसके बाद वह क्या करता है? अपने फ्लावर को ओपन कर देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? चैजमोगैमी कहते हैं। क्या होता है चैजमोगैमी? चैजमोगैमी वह क्रिया है जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशंस या निषेचंस की क्रिया हो जाती है, उसके बाद क्या करता है? अपने फ्लावर को ओपन कर देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? चैजमोगैमी कहते हैं। यह किसको बढ़ावा देता है? यह हमारे सेल्फ पॉलिनेशंस को बढ़ावा देने वाला कारक होता है। यह भी इसका आंसर नहीं है और यह भी इसका आंसर नहीं है। अब बात करते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या होता है? देखो, डाइकोगैमी क्या होता है? जब 2 अलग-अलग टाइम पे मेल एंड फीमेल मैच्योर होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? डाइकोगैमी कहते हैं। इसको सिंपल सा समझने के लिए डाई से डिफाइन कर लो। डाई मतलब 2 टाइम्स क्या? 2 टाइम्स पर ठीक है? डाई मतलब 2 टाइम्स पर गैमी मतलब गैमीट का मैच्योर होना। जो जब मेल एंड फीमेल गैमीट अलग-अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डाइकोगैमी कहते हैं। इस क्वेश्चन का यह भी राइट आंसर नहीं होगा। अब डाइकोगैमी पूछता है किस पॉलिनेशंस को बढ़ावा देता है? तो यह क्रॉस पॉलिनेशंस को बढ़ावा देने वाला कारक होता है। डाइकोगैमी 2 प्रकार का होता है, एक प्रोटेंडरी होता है, दूसरा प्रोटोगायनी होता है। यदि आपको यह क्लास बहुत अच्छे से पढ़नी है, तो हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल्स यूट्यूब चैनल पर यह क्लास पॉलिनेशन की क्लास, पॉलिनेशन फर्स्ट और पॉलिनेशन सेकंड क्लास बहुत अच्छे से डली हुई है। तो उसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक है? बात करते हैं अब लास्ट में क्लैस्टोगैमी की। किसकी? क्लैस्टोगैमी की। CLEISTO क्लैस्टोगैमी सही कर लेना, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी। क्लैस्टोगैमी क्या होता है? क्लैस्टोगैमी वह फ्लावर है जिसमें पॉलिनेशंस सॉरी निषेचन होने के बाद भी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी वह क्या करता है? अपने फ्लावर को ओपन नहीं करता है, उसी ही हम क्या कहते हैं? क्लैस्टोगैमी कहते हैं। ऐसा फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन क्रिया हो जाती है, उसके बाद भी क्या करता है? वह अपने फ्लावर को ओपन नहीं करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्लैस्टोगैमी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। आशा करता हूं आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। जो भी क्वेश्चंस थे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल थे, ठीक है? तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है? और जो भी पुरानी क्लास देखना चाहता है एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू की 9 क्लासेस हो चुकी हैं, 10 क्लास थी। तो ये एमसीक्यू के 10 एमसीक्यू के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको ऐड कर दिया जाएगा, तो उन क्लासों को भी देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। तब के लिए थैंक यू। बाय बाय।